गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस इकोनॉमिक सर्वे के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 10 को कवर करना है और इस चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, ये दो डोमेन है जिसमें फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट है और वाटर मैनेजमेंट, ये तीन एस्पेक्ट को करेंगे। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये तीनों ही एरियाज जीएस 3 के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एरियाज भी हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो हिमाचल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे डेटा दे रखा है, वहां पे जो स्कीम्स दी हुई हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है अपने इकोनॉमिक सर्वे के साथ। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको ये इकोनॉमिक सर्वे ना कि केवल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बल्कि मेंस के दृष्टिकोण से और इंटरव्यू के अंदर फोल्डर मटेरियल की तरह कहीं पे कोई एग्जाम्पल कोट करने के भी काम आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए जैसे इसमें आप रेफरेंस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वन विभाग है उनकी वेबसाइट को जरूर आपने फॉलो करना है। और इस जो ऊपर आपको यहाँ URL भी इसके साथ शेयर किया है hpforest.gov.in, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। इससे आपको अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट का डेटा और नई पॉलिसीज के बारे में भी पता चलता है। तो इसमें काफी डिटेल में चीजें दी हुई है, ऑल्दो सब कुछ मैंने अपनी इन स्लाइड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है जो आपको सेशन के बाद शेयर भी की जाती हैं। अब इसके अंदर जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे शुरू करता है जब चैप्टर नंबर 10 को, तो बहुत अच्छी दो चीज़ें ये लिंक भी करता है, क्योंकि आप देखिए एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ज़रूर इसके ऊपर एस्से भी आता है, GS3 का इंपॉर्टेंट एरिया भी है। तो हम इसको जितना ज़्यादा ऑर्गेनिकली लिंक करके चलेंगे अपने पॉलिटी के साथ या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी, उतना बेनिफिट है। तो यहाँ पे दो आर्टिकल भी इन्होंने कोट किए हैं। आर्टिकल 48A के अंदर इन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे जो है कोट करके इन्होंने बोला है कि टू एंडिवर प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो ये भी एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का एक एस्पेक्ट रखा गया है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी इन्होंने आर्टिकल 51A का G पार्ट के अंदर बोला हुआ है कि इट इंपोजेस द ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दो आर्टिकल भी इन्होंने कोट किए हुए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीलिम्स में इतना काम का नहीं है, लेकिन अगर प्रीलिम्स में इससे सवाल भी आ जाए कि कौन सा आर्टिकल जो है वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की ड्यूटीज इंपोज करता है हमारे सिटीजन्स के ऊपर, ये दो आर्टिकल हम वहां पे कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आप अपने मेंस के अंदर या एसए के अंदर भी इसको कोट कर सकते हो, GS3 मेंस के अंदर और एसए के अंदर, कि कभी भी एनवायरनमेंट पूछा गया, फॉरेस्ट पूछा गया, तो आप उसको इंटीग्रेट करते हुए एक अपना ऑर्गेनिकली आंसर डेवलप कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक और चीज इन्होंने बोली है, इन्होंने एक शब्द दिया हुआ है, कहते हैं जो स्टेट का फॉरेस्ट कवर है ना, वो अभी 57.74% है, सॉरी 27.74% जो है हमारा फॉरेस्ट कवर है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 30% पे लेकर आना चाहता है। एक दो शब्द हैं वो आप लोगों को ध्यान देना है। दो शब्द क्या है, एक शब्द है फॉरेस्ट एरिया, एक शब्द है फॉरेस्ट कवर। यहां पे शब्द यूज किया है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या है, हम क्लासेस में कई दफे जिक्र भी करते थे। फॉरेस्ट एरिया वो एरिया होता है कि जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये सारा एरिया आज के बाद वन विभाग का है, उस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष का या प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार के क्षेत्र से वो बाहर है, तो ऐसे एरिया को फॉरेस्ट एरिया बोला जाता है। नॉट नेसेसरली, कुछ एक एरिया अगर आप देखोगे जैसे लाहौल स्पीति है, तकरीबन 80% एरिया लाहौल स्पीति का फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है, लेकिन वहां तो फॉरेस्ट नहीं है, वहां तो ग्लेशियर्स हैं, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, तो वो फॉरेस्ट एरिया उसमें डाल दिया गया है कि वन विभाग की जमीन है। लेकिन एक्चुअली में अगर उस पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेंगे, जिस एरिया पे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेंगे उतने से एरिया के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाएगा फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर का मतलब है आप क्वालिटी फॉरेस्ट की बात कर रहे हो जिसमें कैनोपी, कैनोपी का मतलब क्या है, अगर हम स्पेस से नीचे की तरफ को देखें और हमें फॉरेस्ट, पेड़ों का जो जंगल दिखाई देता है, फॉरेस्ट का कवर या ट्री का कवर, कैनोपी दिखाई दे, तो उसके 3 अलग अलग पैमाने बनाए गए हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो उसके आधार पे हम बोलते हैं कि कुछ एरियाज हैं जो बिल्कुल ही बैरन टाइप से छूटे हुए हैं, लेकिन वो वन विभाग की जमीन है, उसको बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया, जो कि हमेशा ज्यादा होगी। जैसे हिमाचल के अंदर 68% पूरे हिमाचल का एरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट एरिया, राइट, बट नॉट एक्चुअली द फॉरेस्ट। एक्चुअल में जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं हिमाचल के अंदर वो मात्र 27% है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको 30% पे ले जाने के लिए पुश कर रही है, राइट। अब ऐसा हिंदुस्तान की सरकार ने क्यों किया, जैसे हम कहते हैं आज भी हमारे देश के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो तकरीबन 24% है, लेकिन अगर एक्चुअल क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट देखा जाए तो वो 12 से 13% ही है। बाकी सारा एरिया हमने बस नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो ये एक फॉल्स पिक्चर भी दिखाता है
हिंदुस्तान की, राइट। आगे ये बोलते हैं, इन्होंने कुछ एक डेटा शेयर किया है कि फॉरेस्ट्री, जैसा कि हम एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, हमने चैप्टर 8 से शुरू किया था, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। 8th चैप्टर में पढ़ा हमने एग्रीकल्चर, 9th में पढ़ा हमने एनिमल हस्बेंड्री, 10th में अब हम पढ़ रहे हैं बाकी की अलाइड एक्टिविटी, डेट इज फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर कहां से इनकम कमाता है, या तो सीरियल्स बेच के, या हॉर्टिकल्चर बेच के, या जानवरों से, पशुपालन से, फिशिकल्चर से, थर्ड लेवल पे फॉरेस्ट्री से। तो फॉरेस्ट्री से 2022 और 23 का डेटा बोलता है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, कि हमने 6000 करोड़ रुपया जो है वो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग से कमाया। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग क्या है, आपने लकड़ी को बेचा, फॉरेस्ट में से और कोई भी प्रोडक्ट निकला है, जैसे गम्स निकली है, रेजी निकला है, वो सब कुछ बेचने के बाद आपने 6000 करोड़ रुपया फॉरेस्ट्री से कमाया है। इसमें बोला गया ये जो फॉरेस्ट्री से जो पैसा लोगों ने हमने कमाया है, ये टोटल जो रेवेन्यू है एग्रीकल्चर का, उस स्टेट एग्रीकल्चर का जो टोटल रेवेन्यू है उसका तकरीबन 24% जो रेवेन्यू है वो अकेला फॉरेस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। तो एग्रीकल्चर में रेवेन्यू कहां से आते हैं, एक तो एग्रीकल्चर जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर आ जाता है, एक आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, इससे रेवेन्यू आता है, थर्ड एस्पेक्ट है आपका फॉरेस्ट्री। तो इस 3 पार्ट में हम एग्रीकल्चर से आने वाली आय, इनकम को हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लेवल पे हमने बोला तकरीबन जो एग्रीकल्चर से टोटल इनकम आती है उसकी तकरीबन 24% इनकम फॉरेस्ट्री से आती है। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हम इन फॉरेस्ट की लकड़ी को बेच के, टिम्बर को बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज बोली है, एक और डेटा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो फॉरेस्ट्री से पैसा कमाया जा रहा है, अगर कंप्लीट स्टेट का जीडीपी देखा जाए तो तकरीबन 3.25% के आसपास जो है कंप्लीट स्टेट के जीडीपी में फॉरेस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है तो वो जैसे टूरिज्म है, टूरिज्म में तकरीबन 7% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टूरिज्म का निकल के आता है, जो कि 14% लोगों को नौकरी भी देता है। ऐसे ही फॉरेस्ट्री है, इसमें इन्होंने नौकरी का तो आंकड़ा नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने आंकड़ा ये जरूर दे रखा है कि एग्रीकल्चर में या ग्रॉस जीडीपी के अंदर जो स्टेट का जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, तकरीबन 3.28% जो है फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इसका मतलब इससे रोजगार भी पैदा हो रहा होगा और सरकार और लोग दोनों पैसा भी कमा रहे हैं। इसको कंपेयर किया गया है अगर डेटा से, तो बोला गया कि जो पुराने डेटा हैं 2011 के कंपेयर किया, 2015 के कंपेयर किया, तो उसके मुताबिक ये डेटा ज्यादा ही है। डेटा क्या है, 6000 करोड़ जो पैसा कमाया। लेकिन अगर ग्रोथ की बात देखी जाए तो ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं आई। जैसे यहां पे इन्होंने एक डेटा दिया कि शुरू में ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कई दफे बताता हूं, क्योंकि आपकी देखो 2 चीजों के लिए ग्रोथ जरूरी है, हमेशा याद रखना। अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू के अंदर पूछ ले इंटरव्यूअर कि क्यों जीडीपी को ग्रो करने की हर बार बात की जा रही, क्यों आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी ना, वो ज्यादा फॉरेस्ट के प्रोड्यूस मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लोग ज्यादा होंगे तो फर्नीचर ज्यादा बनेगा, ज्यादा लकड़ी की खपत होगी, ज्यादा प्रिंट पेपर बनेगा। तो मींस लोग तो लगातार बढ़ रहे हैं हिमाचल के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर, तो लगातार डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग। टू मीट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वी नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्ट। तो टू इंक्रीज द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग द जीडीपी। तो हम लोग लगातार इसमें जो है ग्रोथ लाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाए। उसके लिए ये कह रहे हैं कि पहले देखो किसी जमाने में 2019-20 में 13.9%, 14% की भी ग्रोथ आई है। आज ग्रोथ कितनी रह गई है, 2.7%। तो हम इस बात से तो खुश हो सकते हैं कि 2011 या 2015 के कंपैरेटिवली उन्होंने डेटा दिया। देखो 2015 में 5888 जो है पैसा हमने इसमें कमाया, 5888 करोड़, अब 6000 करोड़ है। तो पिछले 6 सालों में जो ग्रोथ आई है वो बहुत ज्यादा थोड़ी आई है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। उससे ज्यादा ग्रोथ तो आप देखोगे 19 और 20 में आ चुकी थी, जब यहाँ पे आप देखोगे 14% के आसपास भी ग्रोथ आई। तो मींस हम पैसा तो कमा रहे, लेकिन उतनी ज्यादा तेजी से पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा जितनी तेजी से होना चाहिए। तो 2.7% इज अ वेरी लेस ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट उतना अच्छा नहीं है जो कि यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। इसी को कंपेयर किया गया है कि जो ये जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के अंदर आज ये 24%, जो कि मैंने अभी बताया भी था, 24% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सन 2015 में 34% कंट्रीब्यूट करता है। इसका शेयर चेंज होना उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। टोटल एग्रीकल्चर अगर पैसा कमा रहा है, फॉरेस्ट्री ज्यादा कमा रहा है, फिशिंग ज्यादा कमा रहा है, उससे उतना ज्यादा शायद फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फर्क पड़ता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन इन द एंटायर जीडीपी है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमी के अंदर वी आर डिमांडिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट, क्योंकि जनसंख्या मल्टीप्लाई लगातार हो रही है। ऐसे ही कुछ डेटा आपके जो है सर्वे ने भी कोट किए हैं, और ये डेटा आपकी हिमाचल गवर्नमेंट की वन विभाग ने भी कोट किए हैं। डेटा बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने बोला कि हिमाचल के अंदर
27.73% जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया इस टाइम पे है, राइट। फॉरेस्ट कवर इस टाइम पे है, तो वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर। तो हमेशा याद रखना फॉरेस्ट कवर इज लेस देन द फॉरेस्ट एरिया। एरिया कौन सा है, जो सरकार ने नोटिफाई किया है कि ये सारा जो है हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, जो कि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रीलिम्स में डेटा आता है। तो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया हमारे पास है, जैसा कि मैंने यहां डिपिक्ट भी किया हुआ है, जो कि पूरे स्टेट का डेटा फिर से याद करना पड़ेगा 68.16% है। तो ये डेटा आपके लिए लिखना क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि GS3 में भी यही नोट्स आपके काम आ जाएंगे, जो कि आपके आंसर्स की वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेटा बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एसए के अंदर भी आप ये डेटा कोट करेंगे। एक और ये बात बोल रहे हैं कि हिमाचल के अंदर, जो कि आपकी वेबसाइट पे दिया हुआ है हिमाचल के वन विभाग की, वो कहते हैं कि 8 फॉरेस्ट टाइप हिमाचल में है और 37 फॉरेस्ट सब टाइप है। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना। इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है याद रखने लायक, कि हिमाचल में अलग अलग कैटेगरी के फॉरेस्ट हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फॉरेस्ट है, इसको अभी हम डिपिक्ट भी करेंगे, वो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। मॉइस्ट टेम्परेट मींस ऐसी जगह पे जहां ठंडा भी है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, जो कि हिमाचल के देवदार है ना, हमारे पूरी धौलाधार रेंज के अंदर, या मिडल हिमालयाज, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में हिमालयाज के अंदर, हिमाचल के अंदर। तो वहां पे जो पाए जाने वाला फॉरेस्ट है वो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। तो इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। टेम्परेट मींस ठंडा है, मॉइस्ट मींस यहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा है, राइट। तो आप देखोगे ये 3 प्रकार से हम फॉरेस्ट को विभाजित कर रहे हैं। अगर सदर्न पार्ट में देखा जाए, जहां पे शिवालिक्स हैं, तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज्यादा है। उसके बाद ठंडा होना शुरू हो जाता है, जैसे आप 1200-1400 मीटर की हाइट को क्रॉस करते हो तो टेम्परेट नेचर के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यही टेम्परेट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मात्रा पे, जो कि धौलाधार के अंदर है, वो कि यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आप क्रॉस कर दोगे तो आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे या ओपन एरियाज मिलेंगे, जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर तो कवर है, लेकिन एक्चुअली फॉरेस्ट कवर उसमें नहीं पाया जाता, कि ओपन पड़े हुए एरियाज हैं, रेगिस्तान है, और उन रेगिस्तान को हमने वन विभाग को दे दिया तो वो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो गया बस। तो इसी फॉरेस्ट एरिया को हम जो बोल रहे हैं कि 37,948 जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया हिमाचल का है, जो कि 68.16% है। तो इन डेटा को ध्यान रखना। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा अब डिटेल में आ रहा है, और ये आपके वन विभाग की वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। अब इसी के अंदर इन्होंने अलग अलग फॉरेस्ट की कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया, कि टोटल हिमाचल का ज्योग्राफिकल एरिया, ये भी आपको पता ही है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर टोटल फॉरेस्ट देखा जाए तो 68.16% है, जो अभी जिक्र करे थे। इसी को अब अलग अलग पार्ट में तोड़ा हुआ है, कि एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। देखो जो एक्चुअली में फॉरेस्ट है वो मात्र 27% एरिया के ऊपर है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, अगर आप देखोगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने बोला फॉरेस्ट की 3 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। तो 3 प्रकार की कैटेगरीज क्या है, फॉरेस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने डेंस फॉरेस्ट हैं, कितने घने जंगल हैं। अगर घने जंगल 70% प्लस कैनोपी है, 70% मींस किसी जगह पे अगर आप ऊपर से देखो और आप देखोगे कि 70% जमीन ढकी हुई है फॉरेस्ट से, तो उसको बोला जाएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट। ऐसे डेंस फॉरेस्ट जो है आप देखोगे 5.68% जो है फॉरेस्ट एरिया है। ऐसे ही अगर आप देखोगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो कि हिमाचल में सबसे ज्यादा मात्रा में है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की परिभाषा क्या है, जो 40 से 70% के बीच में आते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे ओपन फॉरेस्ट, जो कि 9.30, जो कि 10 to 40% के कैनोपी कवर को कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी ये फिगर्स दी गई है। तो परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एंड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया के मुताबिक ये सारी परसेंटेजेस आपको दी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल एरिया मींस पूरे हिमाचल के एरिया में अगर देखा जाए इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर केवल फॉरेस्ट एरिया में कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के सामने आपके आ जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ डेटा है, इसको ध्यान रख लेना। अब इसी बात पे इकोनॉमिक सर्वे में ये मैंने टेबुलर फॉर्मेट में लिया है। इकोनॉमिक सर्वे ने इसी बात को जो है इस तरह से दर्शाया गया है, कि उन्होंने इस तरह से लाइन लिखी थी, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, लेकिन इससे याद करना आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। आपके लिए डेटा कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा, जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्लियर? अब देखिए इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बोला कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, जो कि 46% है टोटल फॉरेस्ट के। मींस 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, या ओपन फॉरेस्ट है। ये 3 कैटेगरी के फॉरेस्ट है। इसमें से जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसमें 40 से 70% का कैनोपी कवरेज देखने को मिलता है। अब ये डेटा कौन दे रहा है, अगर इस डेटा के पीछे देखोगे तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डेटा प्रपोज किए हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है कि हर कुछ 2 सालों के अंदर बाय एनुअल रिपोर्ट आती है। हमारे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी बाय एनुअल एक्सरसाइज करता है और एक मैगजीन पब्लिश करता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, SF
SFR स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहती है सन 2021 में आई थी, अब 2023 में भी आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार ये सारे डेटा दिए हुए हैं, तो आपको इसी रिपोर्ट को कोट करते हुए बताना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दी FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के मुताबिक ये नए डेटा जो है गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, राइट। ये हिमाचल सरकार की वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे लगातार जो है एरिया बढ़ता हुआ दिखेगा। ये क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हम बार बार एरियाज को फॉरेस्ट के अंदर नोटिफाई करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे नाम भी लिखा है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट SFR, है ना, जो मैं आपको जिक्र भी कर रहा था। तो यहां से डेटा उठाएं। इसी डेटा में यहां पे देखोगे फिर से यहां पे इन्होंने ये नाम कोट किया हुआ है। इसी डेटा के अनुसार अगर हम देखोगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ये कहता है कि अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बोला है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी परसेंटेज एरिया वाइज बताया हुआ है कि कितना किसी डिस्ट्रिक्ट का एरिया अंडर फॉरेस्ट एरिया कवर है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बोला हुआ है। अब इसी के मुताबिक अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज, वो सिरमौर में निकलेगा 49.33% यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप देखोगे सारे इसमें काफी ज्यादा क्लोजली इसमें दिए गए हैं। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति में, क्योंकि लाहौल स्पीति में जो फॉरेस्ट है वो जो है ओपन कैटेगरी के फॉरेस्ट ज्यादा है और कवर बहुत अच्छा नहीं है कि पूरे 80% लाहौल स्पीति को आपने फॉरेस्ट घोषित कर तो दिया, लेकिन वहां एक्चुअली में ग्राउंड में फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट उस चीज को दर्शाती है, राइट। इसी में यहां पे आप देख सकते हैं जो बात मैंने अभी बोली कि अगर सारे ज्योग्राफिकल एरिया को देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा एरिया है विच हैज बीन पुट अंडर द डोमेन ऑफ, कि इसमें टोटल अगर हिमाचल के फॉरेस्ट एरिया को देखा जाए तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया लाहौल स्पीति के अंदर जो है डिक्लेयर किया गया। और लाहौल स्पीति एरिया वाइज भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, राइट। तो यहां पे देखोगे तकरीबन 80% लाहौल स्पीति का एरिया अंडर फॉरेस्ट एरिया। मैं बार बार दो शब्दों को यूज कर रहा हूं, एक फॉरेस्ट एरिया, एक फॉरेस्ट कवर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कवर को हमेशा याद रखो। एक्चुअली में फॉरेस्ट ये है, लेकिन एरिया जो है ये जबरदस्ती का गवर्नमेंट अपने एरिया को, जैसे मान लो ये क्लासरूम है खाली पड़ा है, गवर्नमेंट को लगेगा किसी प्राइवेट का नहीं है, चलो इस जमीन को उठा के वन विभाग में डाल देते हैं। तो हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फॉरेस्ट एरिया को प्लस प्लस करती रहती है। कैसे? जो भी खाली जमीन है गवर्नमेंट कहती है यार ये हमारी होगी, आज के बाद ये फॉरेस्ट विभाग की होगी, तो उठा के उसको फॉरेस्ट विभाग में डाल दिया। तो ऐसे धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने फॉरेस्ट एरिया को तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसमें एक्चुअली फॉरेस्ट थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्वालिटेटिवली ये फॉरेस्ट नहीं है। तो एरिया इज ऑलवेज क्वांटिटेटिवली, कवर इज ऑलवेज क्वालिटेटिवली, कि कितने फॉरेस्ट उस पे जमीन के ऊपर एक्चुअली कवर किया जाता है। तो क्वालिटेटिव ये एक मेजर है, राइट। तो इस तरीके से अब इन्हीं फॉरेस्ट को, जो अभी तक हमने एरिया आइडेंटिफाई किया फॉरेस्ट का 37,948, जो कि आपको रखना भी है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कैटेगरीज क्या है? एक रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है ये सारे सरकार के, तो रिजर्व के अंदर डाल दिया, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डाल दिया है, रिसर्च पर्पसेस के लिए डाल दिया। डिमार्केटेड फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट ने मार्किंग कर दी कि भाई ये जो है इसके अंदर आने की जरूरत नहीं है। एक अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है। अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब है कि डिमार्केशन नहीं करिए, लेकिन ये प्रोटेक्शन साइट के अंदर उठा के उसको डाल दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको घोषित कर दिया, लेकिन डिमार्केशन उसमें प्रॉपर नहीं करी है गवर्नमेंट ने भी। तो इस कैटेगरीज के अलग अलग फॉरेस्ट हैं। ये शायद ये वाला डेटा मेरी नजर में शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, राइट। ये अलग अलग नेचर ऑफ फॉरेस्ट हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो हिमाचल के अंदर फॉरेस्ट हैं, देखो हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि 779 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट हिमाचल के अंदर है। ऐसे हिमाचल में देखो ग्रासलैंड्स भी कवर कर रहे हैं। तो ग्रासलैंड देखो जहां पे चंबा वाला रीजन है, लाहौल स्पीति वाला रीजन है, जहां पे ज्यादा बारिशें नहीं है और बड़े बड़े जंगल नहीं हो सकते, तो वहां पे ग्रासलैंड है। एल्पाइन पास्चर्स इनको बोला जाता है। तो ये हायर ऑल्टीट्यूड में पाए जाने वाले एरियाज हैं। ऐसे ही आपकी कमीशन की फॉरेस्ट विभाग की वेबसाइट में कुछ और डेटा दिए हुए थे कि कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में है, कितने नेशनल पार्क है, कितने रामसर साइट्स हैं, जूज हैं, बर्ड पार्क हैं। ये डेटा उन्होंने एक और दिया गया है, राइट। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज आइडेंटिफाई किया कि कितना ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इसी के तहत अगर आप देखोगे, जो कि मैंने बोला था कि लाहौल स्पीति में जो है उसका 80% एरिया इज अंडर फॉरेस्ट एरिया, और अगर पूरे हिमाचल में देखा जाए तो 28% का सारा फॉरेस्ट एरिया अकेले लाहौल स्पीति में, वो यहां से देखने को मिलेगा। सबसे कम अगर आप कहां पे देखोगे तो हमीरपुर में सबसे कम है। जो भी शिवालिक्स के फुटहिल्स है वहां पे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज
के लिए जमीन को खाली किया गया और उस जमीन को खाली करने के बाद वहां पे हम लोगों ने अपने फॉरेस्ट जमीन को खाली करके सेटलमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। तो इसीलिए देख सकते हो आप हमीरपुर में ये डेटा कम आएगा, बिलासपुर में ये डेटा कम आएगा, ऊना में ये डेटा कम आएगा, सोलन में कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ शहर ज्यादा है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया घट जाएगा। फॉरेस्ट एरिया जैसे जैसे हिमाचल में ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे कि हमने देखा लाहौल स्पीति में फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा है, ऐसे आप देखोगे किन्नौर के अंदर फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा है, ऐसे आप देखोगे कुल्लू के अंदर फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है और चंबा के अंदर फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा मात्रा में दिया हुआ है। तो क्योंकि ये वो सारे एरियाज हैं जहां पे लोग कम रहते हैं, कम इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी ज्यादा है। दूसरा है ये कुछ ऐसे जिले हैं जिनका साइज भी, आकार भी बहुत बड़ा माना जाता है, राइट। अब एक तो था सिंपल डेटा, क्योंकि इसके अंदर है, इस वाले पोर्शन के अंदर डेटा। दूसरा पोर्शन है अब गवर्नमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या ड्राइव और इनिशिएटिव लगातार लेकर आ रही है। तो ड्राइव देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कि गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए। ऐसे ही एक इनिशिएटिव है, ये आपने पढ़ना भी है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, एक गवर्नमेंट का आपके GS3 के अंदर एक्सप्लिसिटली एक वर्ड मेंशन है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 8 मिशंस हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में 8 मिशन है। इस एक मिशन का पार्ट है ग्रीन इंडिया मिशन, है ना, GIM। तो ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया मिशन को आपने डिटेल में पढ़ना है, हम GS3 में पढ़ाते भी हैं। इसी के अंदर एक और प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम देखो कैंपा, CAM, कैंपा स्टैंड फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट। ये एक ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने बनाया है, देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर मान लीजिए हमेशा एक डिबेट होती है इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट। अब होता क्या है कि आपके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक डैम हो सकता है, वो एक थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, वो एक इरिगेशन का सिस्टम हो सकता है, वो एक इंडस्ट्री हो सकती है, तो कुछ ना कुछ बिल्ड कर रही है, वो रोड हो सकता है, वो रेलवे हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, मान लीजिए एक मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे है, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट से 1000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है। अब ये 1000 फॉरेस्ट तो आपका लूज हो जाएगा, तो अगले साल आपका फॉरेस्ट एरिया खराब होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, NHAI को एक इंस्ट्रक्शन देगी कि आपने क्या करना है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है यहां से तो काटना जरूरी है क्योंकि इंफ्रा क्रिएट करना है, लेकिन कहीं और जाके इस फॉरेस्ट को लगाओ। तो किसी नई जगह पे 1000 स्क्वायर किलोमीटर उनको दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा, उस जगह पे वो फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो कैंपा का मतलब है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट। तो इस तरह से कहीं के फॉरेस्ट काट के उसको कॉम्पनसेट करो और कई जगहों पे, कहीं और जगह पे जाके फॉरेस्ट को लगाओ, ताकि टोटल इंडिया ने जो सोचा है कि 33% इंडिया का जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया होगा, तो वो उस तरीके से हम अचीव करने का प्रयास करेंगे कि फॉरेस्ट काटना भी जरूरी है लेकिन उसको कॉम्पनसेट करो कहीं और फॉरेस्ट लगा के। तो इस तरह की ये स्कीम दे रखी है। इसी के साथ साथ हमेशा गवर्नमेंट अपनी आजकल स्कीम में 2 चीजें हमेशा याद रखो, जो कि मैं बोलता हूं गवर्नमेंट अपनी स्कीम में या 3 चीजें याद रखो। गवर्नमेंट अपने हर प्लान में 3 चीजें हमेशा करती है, किसी भी प्रकार की स्कीम हो। एक होता है अवेयरनेस, मैं बार बार बोलता हूं अवेयरनेस का मतलब है जब तक आप सिटीजन्स को नहीं अवेयर करोगे किसी भी प्रकार के इनिशिएटिव में, तो गवर्नमेंट अकेले सारे काम नहीं कर सकती। मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है जिसमें हम कहते हैं कि यार कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट लगातार अगर कूड़े को साफ करेगी और हम कूड़ा फैलाते रहेंगे तो वो कूड़ा कभी भी नहीं साफ होगा। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जिसमें खुद जो है मोदी जी झाड़ू मारते हुए दिखे, अमिताभ बच्चन झाड़ू मारते हुए दिखेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको सफाई करते हुए दिखेंगे और एक बिहेवियरल चेंज लेकर आएंगे कि आपने कूड़ा नहीं फैलाना है। स्वच्छ भारत अभियान, अब उससे हमारा देखो ना बिहेवियर चेंज हुआ। तो गवर्नमेंट हमेशा अवेयरनेस क्यों चलाती है, आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो गवर्नमेंट आपके बिहेवियर को आपको बेटर सिटीजन कैसे बनाया जाएगा कि आपके बिहेवियर को बदला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदुस्तान में एक टाइम पे छुआछूत हुआ करता था, लोग टच भी नहीं किया करते थे, शैडो भी नहीं गिरने दिया करते थे सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट का। तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमने अनटचेबिलिटी की इतनी ड्राइव चलाई है, अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं, लगातार मूवीज बनाई है, गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा कर रही है, तब जाके आज की डेट में हमारी जनरेशन में अगर आप देखोगे तो लोग बिलीव नहीं करते, एटलीस्ट शहरों के अंदर तो बिलीव नहीं करते, गाँव के लेवल पर शायद कर भी सकते। तो बिहेवियर चेंज के लिए गवर्नमेंट अवेयरनेस, जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, तो उसमें क्या बिहेवियर चेंज की बेटी को पढ़ाना चाहिए, तो बिहेवियर को मॉड्यूलेट किया जा रहा है। बिहेवियर मूवीज से लगातार ऐसी मूवी आएंगी जिसमें विमेन को जो है स्ट्रॉन्गर पोजीशन में और एक ब्राइट चाइल्ड की तरह दिखाया जाता है, तो अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। दूसरा तरीका लोगों का बिहेवियर
छोटे बच्चे हैं वो तो स्कूल जाते हैं, तो उनका एजुकेशन के थ्रू भी बिहेवियर बदला जा सकता है। जैसे कि पूरा शोर मचाना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो लगातार गवर्नमेंट इसकी अवेयरनेस भी चला रही है। साथ ही साथ आपके एजुकेशन के अंदर करिकुलम में डाल दिया ना एनसीईआरटीज के अंदर कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे लोगों के बिहेवियर को मॉड्यूलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, जब जापान के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने कंट्रोल करना शुरू किया और जापान में जो सबसे पहला उन्होंने चेंजेस किया वो उनके एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया, क्योंकि उनका सिस्टम इतना ज्यादा अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ को जा रहा था, मिलिट्री रूल को प्रमोट करता था, डेमोक्रेसी को कोई चैप्टर नहीं थे। अगर आप अब अपनी एनसीईआरटीज में देखोगे तो चैप्टर के नाम क्या है, बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। वहां कभी नहीं लिखा कि एडवांटेजेस ऑफ मोनार्की, एडवांटेजेस ऑफ डिक्टेटरशिप, क्योंकि आपको डेमोक्रेसी पढ़ाई जा रही है। अगर आप गल्फ नेशन में चले जाओगे वहां डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, वहां आपके चैप्टर भी नहीं होगा डेमोक्रेसी नाम का। तो मींस डेमोक्रेसी आपको एजुकेशन के थ्रू बिहेवियर को मॉड्यूलेट किया जाता है। तो एजुकेशन के थ्रू भी आपको हमेशा लोगों के बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है। तो किसी भी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 कंपोनेंट होते हैं कि लोगों को अवेयर करो उस स्कीम के बारे में, एजुकेशन के थ्रू और अवेयरनेस के थ्रू बिहेवियर चेंज लाओ। थर्ड इज, अगर ये चेंज ले आओगे तो लोग अपने आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का सारा काम क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज के लिए। जब देश को आजाद भी करना था तो महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, लोगों की चेतना को जगा रहे हैं। चेतना को जगाने का मतलब है वो लोगों को बता रहे हैं यार अंग्रेज हमारे लिए इकोनॉमिक, सोशली एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है, ये हमारा है ना, ये हम लोगों का कॉन्फिडेंस के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन है। तो इस तरह से उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तब जाके अगर आप देखोगे गांधी जी 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें, 1930 के अंदर नॉन कॉपरेशन मींस कि हम जो है सरकार का साथ नहीं देंगे, नॉन कॉपरेट। 30 तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस कि हम टैक्स भी नहीं देंगे, हम नौकरी करने भी नहीं जाएंगे, इस लेवल पे आ गए। 1942 लगातार लोगों की चेतना बढ़ रही है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट कि अब जो है हम अपने लिए सर्व सक्षम है, हम सॉवरेन नेशन है और हम अब आपके अधीन नहीं रखेंगे, अब आपको यहां से देश से चले जाना चाहिए। तो इतना करने में भी 1920 से 1942 आ गया कि 22 साल की तपस्या है गांधी जी की, जिसमें वो यही बोल रहे हैं कि आपको जो है लगातार आपकी चेतना को जगा रहे हैं। तो ये जो सारी स्कीम है चेतना को जगाने का मतलब, जब लोग इतने अवेयर हो जाएंगे तो वो खुद ही पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट भी ऐसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इजी हो जाए। इनेबलिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि ऐसा माहौल तो बनवाए कि लोग पार्टिसिपेट करने को रेडी रहें, राइट। तो ये सारी चीजें हमेशा हर स्कीम के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट, अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये जो जितनी भी अब ड्राइव चलेंगी फॉरेस्ट की, इसमें ये तीनों चीजें हमेशा याद रखनी है कि जैसे सांझी वन योजना मीन्स क्या है कि सांझी वन में कि सारे लोग मिलजुल के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, कंट्रीब्यूट करेंगे कलेक्टिवली। तो कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। तो एजुकेटिंग द मासेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये सारी चीजें इसके अंदर हमेशा लिखी जाती हैं। क्लियर हो गया? डेटा एक बार आप अपने आप इसमें देख लीजिएगा। जैसे एक और यहां पे वर्ड लिखा है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मतलब है कि लगातार हम टिम्बर के लिए ट्रीज को काट रहे हैं और हमने देखा कि 6000 करोड़ रुपया हमने इससे कमाया भी है। तो पेड़ काटना जरूरी भी है। जरूरी क्यों है पेड़ को काटना? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो आपको फर्नीचर बनाना पड़ेगा ना लोगों के लिए। मल्टीपल चीजों में आपके लिए वुड काम आती है, लेकिन पेड़ों को काट दोगे तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। तो वो नुकसान ना हो तो सिल्वीकल्चर क्या जाता है? सिल्वीकल्चर का मतलब है हम रीग्रोथ ऑफ द ट्री के ऊपर भी काम करते हैं। पेड़ों को काटने का ये मतलब नहीं कि काट के खत्म कर देने सारे पेड़ों को, काट के आप कोशिश करो वो रीग्रो करे। अगर इस तरह से पेड़ों को साइंटिफिकली काटा जाए और उनको दोबारा से बढ़ने का मौका दिया जाए तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सिल्वीकल्चर। कनाडा, रशिया, यूरोपियन नेशन सिल्वीकल्चर करते हैं ताकि उनके ट्रीज खत्म ना हो जाए, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के वातावरण में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। राइट तो इस तरीके से ये स्कीम निकाली गई है। इसी के साथ साथ जैसे आप और कुछ स्कीम का नाम देखेंगे कि सामुदायिक वन संवर्धन योजना। सामुदायिक वन वर्धन का क्या मतलब है? सामुदायिक का मतलब है अगेन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल पीपल इन्वॉल्वमेंट, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो कम्युनिटी एंड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इसका एक इंपॉर्टेंट है टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। कि जब तक आप लोगों का हाथ नहीं बढ़वाओगे इन सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम में, अकेले सरकार ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट नीड पीपल टू पार्टिसिपेट। आप समझो कि हमारा 120 करोड़ जो 2011 का सेंसेक्स है, 121 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसमें सरकारी मुलाजिम कितने ही हैं, सरकारी एम्प्लॉइज कितनी है, वो कितना ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे अगर लोग अपने को आपको बदलना नहीं चाहेंगे। इसलिए हमेशा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात होती है। साथ ही साथ आप देखोगे इसको हमेशा आजकल इंटीग्रेट किया जा रहा है
कि फॉरेस्ट मिट्टी और पानी के बिना नहीं हो पाते। तो हमेशा जो फॉरेस्ट की स्कीम होती है वो कहीं ना कहीं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के साथ भी अटैच होती हैं। तो इस चीज को भी याद रखना कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉरेस्ट्री का। तो इस पे ध्यान नहीं दोगे तो रीग्रोथ और लगातार सॉइल जो है उतनी फर्टाइल नहीं होगी, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी इतने सारे फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के लिए वाटर भी चाहिए, और इन तीनों का एक इंपॉर्टेंट तालमेल है। फॉरेस्ट होंगे तो पानी होगा, पानी होगा तो फॉरेस्ट होंगे, और इन तीनों के इसी तालमेल की वजह से, है ना, इसी सिनर्जी की वजह से, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से हमें तीनों को इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चलना पड़ता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम भी है और आपका GS3 के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये आपने पढ़ लेना है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अभी मैं बताऊंगा, अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आ चुका है, राइट। तो ये देखिए इसी तरह से अलग अलग स्कीम इसके अंदर गवर्नमेंट की ने दे रखी है। और अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि स्कीम के अंदर कितना पैसा एलोकेट हुआ है, ये प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी है। जैसे एक बूटा बेटी के नाम, इसके अंदर जिसकी बेटी होगी तो उसको बेटी, जैसे ये बिहेवियरल चेंज है कि जो है फीमेल सेक्स रेशो को इंक्रीज करने का एक तरीका भी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट करने के लिए जो है एक बूटा बेटी के नाम स्कीम निकाली गई है। ऐसी देखोगे विद्यार्थी वन मित्र योजना, विद्यार्थी वर्ड क्यों डाला, क्योंकि आप बच्चे के दिमाग में साइकी में डाल दो कि फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट, ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, तो वो उसी तरीके से सोचना शुरू करेगा। तो विद्यार्थी वन मित्र योजना भी इसका एक पार्ट है। ऐसे ही वन समृद्धि जन समृद्धि कि आप इसको इकोनॉमिकली को रिलेट करो लोगों के साथ। तो इकोनॉमिकली जो वन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जंगल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम नॉन टिम्बर पे अब जो है फोकस करें, केवल फॉरेस्ट काटने पे फोकस ना करें। तो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट क्या है, जैसे सेंट्रल इंडिया के अंदर बीड़ी मेकिंग एक बहुत बड़ी, तेंदू लीव्स को तोड़ा जाता है, बीड़ी मेकिंग की जाती है, तो नॉन टिम्बर प्रोड्यूसर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वहां के लोकल ट्राइबल कम्युनिटी की इनकम का। तो इस तरह से हम नॉन टिम्बर को भी जो है प्रमोट करें। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, हमेशा मैंने बोला कि वैल्यूज याद रखो। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इंक्लूसिवनेस लाने की, तो जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे अगर नॉन टिम्बर, क्योंकि रूरल एरियाज में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे कम है। दूसरी बात, जो गरीब लोग हैं उनके पास इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे कम है, जो गरीब भी हैं और अनपढ़ भी हैं, तो उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ लिंक कर दिया जाए ताकि रूरल और पुअर कम्युनिटी का भी इसके अंदर प्रोविजन डाला जाए। तो हमेशा गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम किसी न किसी वैल्यू के ऊपर ड्रिवन होती है। वैल्यू है पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिवनेस लेकर आना, तो वो इसी तरीके से गवर्नमेंट हर किसी के बारे में स्कीम बनाते वक्त सोचेगी। क्लियर? तो आपका जो चैप्टर 10 है इसमें फॉरेस्ट्री एंड अलाइड एक्टिविटी है, तो फॉरेस्ट्री एंड वाटर मैनेजमेंट इसका नाम है। फॉरेस्ट्री वाले पार्ट में यही छोटी मोटी बातें दी थी, कुछ एक फैक्ट्स दिए हुए थे, डेटा दिए हुए थे, साथ में कुछ एक डेवलपमेंटल एंड कंजर्वेटिव एफर्ट थे जो हम लोगों ने डिस्कस भी किए। दूसरा पार्ट इसी के अंदर आता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है कि वाटर को एज अ रिसोर्स देखा जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि हिमाचल में पानी पर्याप्त है लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं जो है अवेल कर पा रहे। तो वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, इन वर्ड्स को हमेशा याद देखो कि हमेशा वाटर एक्सेसिबल भी होना चाहिए, वाटर अफोर्डेबल भी होना चाहिए। एक्सेसिबल तो आप बना दोगे, आप जैसे हम लोग खरीद रहे 100 रुपए का पानी की बोतल खरीद रहे बिस्लरी की यहाँ पे, तो एक्सेसिबल तो है लेकिन क्या अफोर्डेबल है इतने कॉस्टली बोतल को खरीदना? तो एक्सेसिबल बनाना है, पानी को अफोर्डेबल बनाना है। हर घर की में अगर नलका लगा दिया जाए, टैप कनेक्टिविटी दे दिया जाए, जल जीवन मिशन दे दिया जाए, तो आपने पानी को एक्सेसिबल बनाया। ज्यादा पैसा लेते नहीं है, फ्री में ऑलमोस्ट पानी प्रोवाइड करें, तो अफोर्डेबल भी बनाए। तो पानी को एक्सेसिबल बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है और अवेलेबल करवाना है। तो गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम हमेशा पानी को लेकर रहेंगे कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल करवाना है, राइट। साथ ही साथ पानी साफ होना चाहिए, गंदा पानी आ रहा है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो क्वालिटी होनी चाहिए पानी के अंदर। तो अगर आप देखोगे ये हर चीज के अंदर अब गवर्नमेंट की हर पॉलिसी, केवल पानी की बात नहीं है, एजुकेशन की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की यही नींव है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, एजुकेशन को डिजिटलाइज कर दो, जैसे हम लोग डिजिटलाइज करते हैं। डिजिटलाइज करके क्या होगा कि एजुकेशन अवेलेबल हो जाएगी उस व्यक्ति तक जो जहां तक आज तक एजुकेशन नहीं पहुंची। आज हम कोचिंग लाहौल स्पीति, किन्नौर और इवन इंटरनेशनल बैठे हुए स्टूडेंट्स को भी दे पाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन। तो अवेलेबल करवा लेते हैं हम टेक्नोलॉजी की मदद से, एक्सेसिबल हो जाती है हर चीज, हर सर्विसेज एक्सेसिबल हो जाता है इंटरनेट के माध्यम से। तो इसी चीज को, पानी को भी एक्सेसिबल करवाओ टैप कनेक्टिविटी देके, ऐसे ही चीजों को अफोर्डेबल बनाने का प्रयास करो। तो गवर्नमेंट हर काम लेवल पे काम कर रही है। तो यहाँ पर पानी को लेके भी गवर्नमेंट ने ये 4 नारे दिए हुए कि क्वालिटी वाटर होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल। अगर आ जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है जन जीवन मिशन के, आपको कुछ याद नहीं है, ये लिख दो,
अपने आप आपको जो है 50% मार्क्स मिल जाएंगे। उससे पता चल जाएगा कि आपको क्रक्स पता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो धीरे धीरे जो लोगों का पर कैपिटा जो वाटर की कंजप्शन है उसको इंक्रीज करना है, और गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन हर व्यक्ति को प्रोवाइड करने का टास्क गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हाउस होल्ड टैप कनेक्टिविटी देने का काम कर रही है। फंक्शनल का क्या मतलब है कि केवल नलका लगा दो, उस नलके में पानी आ रहा है, इट विल बी ऑफ नो गुड यूज, पानी भी आए, नलका भी लगे और पानी भी आए। तो फंक्शनल वर्ड यूज किए, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्टिविटी इसमें गवर्नमेंट का एजेंडा निकाला है। यह स्कीम 2019 में शुरू की गई थी और 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने इसमें कुछ टारगेट रखे गए। पहले गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती थी उसमें टारगेट मिसिंग होते थे, अगर टारगेट मिस होगा तो हमें पता ही नहीं कि कितना काम करना है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने स्कीम के अंदर टारगेट फिक्स करना शुरू किया कि ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को अचीव करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर यही सारे जो है प्रयास दिए गए और इसी के अंदर बोला गया कि 16.64 लाख होम्स में जो है कनेक्टिविटी दी गई है और 17.09 यहाँ पे अभी तक हमने टारगेट इस साल का रखा गया था। और हिमाचल के अंदर अच्छी बात क्या जो प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, हिंदुस्तान के अंदर जो एवरेज जो टैप कनेक्टिविटी है वो तकरीबन 56% है, लेकिन हिमाचल के अंदर ये टैप कनेक्टिविटी 97.37% है, जो कि बहुत ज्यादा है। हिली एरिया में टैप कनेक्टिविटी देना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले पैसों का अभाव, इतना ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। दूसरा कि लगातार टैप कनेक्टिविटी देने के लिए गवर्नमेंट को बड़े बड़े पंप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पानी जो है अगेंस्ट दिस लोग भी कई जगहों पे पहुंचाना पड़ता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो गवर्नमेंट अवेलेबल भी करवाने का प्रयास करेगी और उसके लिए गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट को बियर करती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना इज ऑलवेज कॉस्टली फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा, हिमाचल के अंदर स्कैटर्ड सेटलमेंट है। अगर चंडीगढ़ का एक सेक्टर है, एक सेक्टर के अंदर तकरीबन 3000 से ज्यादा घर हैं, 3 या 4000 घर हैं। हर घर में हम ऑन एन एवरेज 2-2, 3-3 मंजिल के घर है जिसमें किराएदार भी हैं। तो हर घर के अंदर 10 लोगों का एक एवरेज साइज आप रख सकते हो। तो एक सेक्टर की जनसंख्या जो है 40,000 के आसपास की पहुंच जाती है। तो मींस एक सेक्टर कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर उसकी लेंथ, 1 किलोमीटर उसकी विड्थ, 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 40,000 लोग इस टाइम पे रह रहे हैं। लेकिन हिमाचल में 40,000 लोग एक शहर के अंदर भी नहीं रहते। तो मींस वहां पे गांव में जनसंख्या कितनी, 100, 200, 150, 250। तो 250 लोगों के लिए गवर्नमेंट को इतना बड़ा इंफ्रा बिल्ड करना पड़ेगा, इतनी दूर से पानी के पाइपलाइन देने पड़ेंगे और घर घर उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो हमेशा इंफ्रा डेवलपमेंट पहाड़ी क्षेत्र में मुश्किल है, क्योंकि वहां पे स्कैटर्ड नेचर ऑफ सेटलमेंट होता है। तो कभी भी आपके इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाए तो ये भी बोलिए कि हिमाचल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्कैटर्ड नेचर ऑफ सेटलमेंट, और इतना ज्यादा जो है स्कार्सली पॉपुलेटेड एरियाज है। ऊपर से टोपोग्राफी एक चैलेंज है, जहां पे इंफ्रा बिल्ड करना इज ऑलवेज एक्सपेंसिव है ना। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रा बिल्ड के, छोटे छोटे इंफ्रा बिल्ड में लग जाता है। तो वही सारी चीजें इसमें दी है। तो जल जीवन मिशन के बारे में क्योंकि इन्होंने जिक्र कर दिया, तो इस मिशन के बारे में भी मैंने डिटेल दे दी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बैकवर्ड लिंकिंग। तो जल जीवन मिशन अगर अदरवाइज आपको लगेगा ये कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन क्योंकि आपके सर्वे के अंदर वो ये वर्ड मेंशन था, ये स्कीम मेंशन थी, इसलिए ये पढ़ाई जा रही है। तो जल जीवन मिशन के अंदर हम लोगों ने, जो कि अभी दिखाया भी था, टैप कनेक्टिविटी की बात करी है 2024 तक कि सभी लोगों को जो है टैप कनेक्टिविटी दे देंगे। इसी के साथ साथ इसी में एक और नया शब्द इस्तेमाल किया है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। आपके जल जीवन मिशन में एक ऑब्जेक्टिव है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अब हमें समझना पड़ेगा ये ग्रे वाटर क्या है। ग्रे वाटर अलग अलग प्रकार का है। एक है ग्रे वाटर जो हमारे बाथरूम, वॉशिंग क्लोथ, किचन से पानी निकल रहा है, जो कि टॉयलेट से नहीं आ रहा, बाथरूम से आ रहा है, नहाने वाला जो पानी है, जिसमें शायद सोप थोड़ा बहुत मिला हुआ है। किचन में है, जिसमें जो है किचन में जो बर्तन साफ करने वाला हमारे पास लुब्रिकेंट रहता है, उसके थ्रू साफ करें तो वो उसके अंदर मिला हुआ है, लेकिन टॉयलेट वाला पानी नहीं है। ऐसे पानी को बोला जाता है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर का मतलब है ये उतना गंदा नहीं है, क्लीन किया जाए तो इस पानी को रीयूज किया जा सकता है कई सारे ऑब्जेक्टिव को लेके। ऐसे ही एक ब्लैक वाटर है। ब्लैक वाटर तो समझो कि आपका बिल्कुल गंदा पानी है, जो नाली में देखने को मिलता है, जो नालों में देखने को मिलता है, जो टॉयलेट वाला वेस्ट वाटर है, ऐसे वाटर को हम बोल रहे हैं ब्लैक वाटर। ऐसे ही येलो वाटर है जो यूरिन रिच वाटर है। ऐसे ही एक वाटर है जो कॉमर्शियल वेस्ट वाटर है, जो कि इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, कत्ल खाने, एबेटॉर्स, इनमें से निकल के आ रहा है, वो कॉमर्शियल वेस्ट वाटर है। वो अलग अलग नेचर का रहता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। यहां पे वर्ड हुआ है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर में जल जीवन मिशन कहता है कि अगर हर जगह आपको पानी प्रोवाइड करना है तो कहीं ना कहीं पानी का स्रोत पे भी तो काम करना पड़ेगा, कि घर घर पानी देने के लिए एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हो आप, अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हो, लेकिन पानी कहां से आएगा। तो धीरे धीरे हम अपने वाटर टेबल को रिचार्ज करने का काम करें, और जो हमारा
कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें हम पानी को अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, तो उन प्रोसेसेस में पानी को हमें स्मार्टली यूज करना है, राइट। तो हाँ जी बच्चे, है ना, वेट करा लो। तो हमने पानी को यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, जैसे हमने अगर पानी डालना है वेजिटेशन के अंदर, है ना, किचन गार्डन हमने बनाया हुआ है, फील्ड्स बनाए हुए हैं, वहां पे पानी देना है। तो वहां पे पानी देने का क्या मतलब है कि हम ऐसी जगहों पे जो है ग्रे वाटर को देंगे। अब ग्रे वाटर को थोड़ा हमें क्लीन करना पड़ेगा ताकि वो पानी उपयोगी हो पाए। तो इस तरह से ग्रे वाटर को यूज करने का काम हम लोगों ने करना है, राइट। अब ग्रे वाटर के लिए देखिए इसका प्रोसेस है कि ग्रे वाटर को, जैसे नेचुरल प्रोसेस में क्या है कि आप मिट्टी डाल दो, रेत डाल दो, उसके ऊपर पानी डालो, तो धीरे धीरे जो उसके गंदा पार्ट है वो वहीं पे रुक जाएगा रेत मिट्टी में, और साफ पानी धीरे धीरे नीचे जो है एक्वीफर्स को रिचार्ज करेगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, या जो पानी साफ हो भी जाएगा उस पानी को बाद में आप जो है वेजिटेशन के लिए यूज कर लो, या किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए अदर देन ड्रिंकिंग के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे पानी को बोला जाता है ग्रे वाटर, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे भी कि प्लांट को जो है पानी देने के लिए काम किया जा रहा है इस ग्रे वाटर से, राइट। इसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्लियर। तो ग्रे वाटर में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रे वाटर यूज करने के, कि रिड्यूस करो, किस चीज को रिड्यूस करो, कि फ्रेश वाटर में जो है उसका फ्रेश वाटर का कंजप्शन कम कर देगा अगर ग्रे वाटर को इस्तेमाल किया जाए। वाटर को रीयूज करो और वाटर से वाटर टेबल को रिचार्ज करने का काम करना होगा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव के साथ ग्रे वाटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करिए, अगर हर घर पानी देना है तो आपके पानी के स्रोत को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो वाटर की वेस्टेज हम लोग कर रहे हैं तो रीयूज करना सीखना पड़ेगा पानी को, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। तो वो डिमांड को पूरा सीमित पानी से कैसे किया जाएगा, जो पानी वेस्ट हो रहा है उस पानी को वेस्ट होने के बाद रिसाइकिल करके दोबारा अच्छा बनाओ और उसी को बार बार इस्तेमाल कराओ, क्योंकि धरती में पानी लिमिटेड है और वो पानी सर्कुलेट हो रहा है। तो सर्कुलेशन के मैकेनिज्म में हम कर क्या रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं लगातार। तो क्लीन वाटर को उठा के विद द पैसेज ऑफ टाइम हम गंदे वाटर में कन्वर्ट करें। तो अगर इसको रीयूज किया जाए तो क्लीन वाटर को ही मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। देखिए अब नेक्स्ट इज, इसी में एक और टॉपिक है कि अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम। तो जल जीवन मिशन तो रूरल एरियाज के लिए था, अर्बन एरियाज के लिए क्या है, पानी निकालने के लिए कि हमारे पास जल निगम बने हुए है ना, जैसे शिमला के अंदर है। तो ये जल शक्ति विभाग यही काम करते हैं कि हर शहर के अंदर इस तरह से पानी को अवेलेबल कराना। तो गांव के लेवल पे जल जीवन मिशन है, शहर के लेवल पे एक स्कीम आई है अमरूद। अमरूद स्टैंड फॉर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है अर्बन एरियाज की। इस स्कीम के कुछ एक ऑब्जेक्टिव हैं, ये मैंने ले भी आया हूं ताकि ये प्रीलिम्स में, इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ लिया गया सवाल। तो अमरूद के अंदर हमने बोला है कि 500 शहरों को आइडेंटिफाई किया जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे, क्योंकि समय के साथ शहर डिटोरेट हो रहे हैं क्वालिटी वाइज, क्योंकि लोग तो बढ़ रहे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हो रहा। तो हर लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रेलवे भी है, वाटर कनेक्टिविटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो हर लेवल के इंफ्रा को अपग्रेड करने की बात हुई है। तो इन्होंने क्या बोला है, अमरूद के क्या ऑब्जेक्टिव रखे हैं, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवरेज कनेक्टिविटी देना घर घर में, ये अमरूद का एक ऑब्जेक्टिव है। ओपन पार्क्स और स्पेसेस को मेंटेन करना, ये ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे कन्वर्ट हो जाना और इसमें पॉल्यूशन को कम करना। जैसे अगर आप चंडीगढ़ के अंदर भी देखोगे, दिल्ली के अंदर देखोगे, सीएनजी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, ये इसी स्कीम के तहत आ रही हैं। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि नॉन मोटोराइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी बढ़ावा देने की बात करिए ताकि पॉल्यूशन कम करे। तो अमरूद क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने का एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इन दी अर्बन एरियाज। अलग अलग इनिशिएटिव होते हैं, अर्बन एरियाज के अलग होते हैं, रूरल एरियाज के अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग एरियाज के अलग अलग प्रकार की डिमांड है। अर्बन एरियाज के चैलेंजेस डिफरेंट है, रूरल एरियाज के चैलेंजेस डिफरेंट है, राइट। तो इसी में अब अमरूद को 2.0 भी रिलीज हो गया है, जिसमें एक वर्ड यूज किया, बहुत अच्छा वर्ड ये लगा, सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि वाटर को, जैसे मैंने बोला, रीयूज करने का हम लोग प्रयास करना चाहिए। तो रीयूज के साथ क्या कि पानी को बार बार घुमाना हमें सीखना पड़ेगा, राइट। तो इसको एक बार आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा, राइट। अब एक और इनिशिएटिव है वाटर मैनेजमेंट में। अब पानी कहां कहां पे यूज करें, रूरल में पीने के लिए, अर्बन में पीने के लिए। तो अभी तक हमने ये दोनों स्कीम को पढ़ा था, जल जीवन मिशन जो रूरल एरियाज में टैप कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, अर्बन एरियाज में अमरूद के थ्रू और अलग अलग जल शक्ति विभाग के थ्रू हम लोग पानी को पीने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। हिमाचल में पानी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एग्रीकल्चर है, पानी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो एग्रीकल्चर के लिए हमने बोला कि अब एग्रीकल्चर में धीरे धीरे जितना ज्यादा इरिगेशन प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, एग्रीकल्चर का वर्ड क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमने लास्ट क्लास में भी इस वर्ड पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का गवर्नमेंट प्रयास करिए। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाएगी, अगर आप पानी डालोगे, इरिगेशन दोगे तो आपके खेत में ज्यादा फसल होगी,
ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी, तो उसके लिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। तो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए 1970 के दशक के अंदर गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन मिशन निकाला हम लोगों ने। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न हम देश के अंदर पैदा करेंगे। अन्न पैदा करने के लिए हमें पानी भी चाहिए था, तो हमने 1950 के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखरा नंगल कैनाल बनवाई, मल्टीपल कैनाल सिस्टम इंडिया में बना। लेकिन 70 तक आगे आते हैं हमने एक वर्ड देखा कि कैनाल तो बनी है, उस कैनाल से एग्रीकल्चर में कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, बड़ी बड़ी कैनाल बना के छोड़ दी। अब उस कैनाल से पानी जो है खेत तक लाना एक इंपॉर्टेंट टास्क था। खेत के अंदर आज की डेट में जो लोग थोड़ा प्लेन एरियाज में, ऊना में, कांगड़ा में, बिलासपुर में रहते हैं, हमीरपुर में रहते हैं, जहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज है, तो हमेशा खेत में एक ढलान डाली जाती है जहां से पानी एंटर करे ताकि पूरे खेत में पानी जा पाए। तो वो ढलान होगी तभी हो पाएगा। तो बाद में हमें एक वर्ड यहां पे दिया गया है कि हम लोगों ने पोटेंशियल तो क्रिएट किया है ना, हमने इरिगेशन देखिए पोटेंशियल क्रिएट किया, लेकिन उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया। तो अब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन दोनों के गैप को भरेगा। मान लो मैंने एक कैनाल बनाई और कैनाल के साथ मैंने बोला था कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये सर्व करेगी। मैंने कैनाल बना के छोड़ दी। अब उस कैनाल से छोटी छोटी कैनाल गांव के लेवल पे, कस्बे के लेवल तक जाने का तो काम किया ही नहीं था, मैं केवल कैनाल बना के आ गया। तो मींस गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े सिस्टम बनाए थे जिससे पोटेंशियल क्रिएट किया था, उस पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इस गैप को फिल करने का काम करेगा। राइट, ये इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है जिसको याद रखना है। तो इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बोली हैं कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ, किस मिशन को लेके ये शुरू हुआ। तो ये क्या मेन काम क्या है, इरिगेशन पोटेंशियल को जो है यूटिलाइजेशन में कन्वर्ट करने का एक काम है। इसके लिए फील्ड लेवल पे फील्ड लेवलिंग करनी है, कैनाल बनाने का पंचायती राज को पैसा देना है। लोकल लेवल पे, गांव के लेवल पे कैनाल कैसे आएगी, पंचायती राज को पैसा देना है, मनरेगा के थ्रू बनवाना है। ये सारे इनिशिएटिव फिर इसके अंदर डाले गए हैं। राइट, अब कुछ डेटा इन्होंने दिया है, थोड़ा सा डेटा गलत है, मैं बता भी देता हूं कहां पे गलत है। अब एक वर्ड होता है मैथ्स में मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ये वर्ड याद रखना। इन्होंने क्या किया, गलती क्या की, लाख वर्ड यूज किया, ये बाद में देख भी लेना, इसका मतलब इनका था मिलियन। मींस अब देखो हिमाचल के अंदर ये बोलते हैं कि हिमाचल का टोटल लैंड एरिया कितना है, 55.67 मिलियन एरिया है, जो कि हमने देखा भी है, मिलियन हेक्टेयर एक एरिया है। इसमें से जिस एरिया में इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट किया गया वो 3.35 मिलियन हेक्टेयर किया गया। इसको बाइफरकेट किया गया, कुछ एरिया में माइक्रो इरिगेशन प्रोवाइड किया गया, कुछ एरिया में मीडियम और लार्ज इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया। तो ये वो इरिगेशन सिस्टम की बात करी है। राइट, तो ये डेटा एक बार आप देख लेना। इंपॉर्टेंट क्या है कि इरिगेशन हमारे लिए इन चीजों को लेकर इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए खेती में सिंचाई जरूरी है। ऐसा ही अगर हम देखेंगे कि हैंडपंप प्रोग्राम मींस कि हर जगह कैनाल नहीं बनाई जा सकती, तो वहां पे पंपिंग सिस्टम हम लोग क्रिएट करें। तो इन्होंने बोला कि अभी तक हमने जो है 41,000 हैंडपंप टोटल इंस्टॉल कर दिए गए हैं। राइट, तो ये सारे डेटा इन्होंने दिए हैं। तो चैप्टर 10 छोटा चैप्टर था, इतना ही उसके अंदर है। तो चैप्टर 10 में 2 इंपॉर्टेंट एरियाज किए हमने। फॉरेस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा जिसके अंदर फॉरेस्ट्री के कुछ डेटा है, दूसरा फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्कीम्स है, GS3 में भी काम आएंगी, एनवायरनमेंट में भी काम आएंगी, और आपके एसए के अंदर और इंटरव्यू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एरिया। इंटरव्यू में जितने ज्यादा डेटा याद रहोगे उतने ज्यादा मार्क्स को फेच करोगे और उतना आपके आंसर्स के अंदर ग्रेविटी और मैच्योरिटी दिखेगी। दूसरा पार्ट है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्स में हमने देखा कि गांव के क्षेत्र में टैप कनेक्टिविटी के लिए क्या किया, शहरों के अंदर टैप कनेक्टिविटी के लिए क्या किया। तीसरा एरिया था कि एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से जो है इरिगेशन को प्रोवाइड करने का जो है जिम्मेदारी सरकार ने ली। इसको आप वैल्यू ऐड कर सकते हो हिमाचल सरकार की वाटर की जो है वेबसाइट को रीड करके, उसके लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हमारा लास्ट इकोनॉमिक सर्वे का एक ही चैप्टर रह गया है, चैप्टर नंबर 11 जो है इंडस्ट्रीज। वो बड़ा चैप्टर है, 1-2 दिन के अंदर मैं उसको भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि GS3 में इकोनॉमी है तो उसके अंदर इंडस्ट्री को हमें सही से अप्रोच करना काम आएगा। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है, और मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यू ऐड करता है, आपके एसए के अंदर ये डेटा देने का काम करता है। तो एसए में जो भी चीज लिखो उसमें जरूर हिमाचल को स्पेसिफिक करके अपने डेटा को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। एसए में मार्क्स आपके 60+ जाके भी फेच किए जा सकते हैं। राइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।